जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवॉइसिंग के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है कंपैरिजन बताया था रेगुलर और कंपोजिशन डीलर के बारे में। मैंने बताया था ना कंपैरिजन कि जैसे कि कोई ऐसा डीलर है जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो वो रेगुलर स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। और मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी 2021 से पहले वो अपना टैक्स 1 मंथ का भी जमा कर सकता था और 3 महीने का एक बार भी जमा कर सकता था। इसके बाद से 1 जनवरी 2021 को ये नया रूल्स आ गया कि रेगुलर वाले के लिए कि 3 महीने में आपको एक बार जीएसटी देना। ये मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था और मैंने इसके बारे में बताया था कि इसका जो फार्मूला होता है, यानी कि जीएसटी पेबल बराबर होता है टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। ये मैंने कल की क्लास में बताया था ना। उसके साथ साथ मैंने आपको टैब उसके क्या बोलते हैं कंपोजिशन डीलर के बारे में मैंने बताया था कि अगर 1.5 करोड़ से कम है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन किसमें कराना होगा, कंपोजिशन स्कीम में कराना होगा। और इसके लिए कई सारे रूल्स और कई सारे नियम हैं कि जैसे इसको स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और ये ओवरऑल जो भी अपना एनुअल टर्नओवर करेगा वो गवर्नमेंट को मात्र 1% वो भी 3 महीने में एक बार देने का काम करेगा। ये कंपोजिशन डीलर का वर्क था। और मैंने ये भी बताया था कि इसके लिए स्टॉक मेंटेन करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और प्लस ये जो है अगर कंपोजिशन डीलर वाला है तो या तो इसको जो है अपना सेल परचेज का रिकॉर्ड भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मैंने तमाम प्रकार के ऑप्शन आपको बताया था। और इसके भी बारे में मैंने बताया था कि कंपोजिशन डीलर ऐसा डीलर होता है जो गवर्नमेंट को 3 महीने में एक बार और वो भी अपने टर्नओवर का मात्र 1% टैक्स के रूप में जमा करने का काम करता है। ये मैंने कल की क्लास में आपको कंपैरिजन करके मैंने आपको बताया था। ठीक है। और मैंने जो है क्या बोलते हैं एक टेबल के माध्यम से मैंने कल आपको समझाया भी था कि अगर रेगुलर डीलर किसी चीज को परचेज करता है या कंपोजिशन डीलर किसी चीज को परचेज करता है तो उसका क्या अमाउंट लगता है और कंपोजिशन और रेगुलर का क्या क्या अंतर आता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज की क्लास में क्वेश्चन ये बनती है इनवॉइसिंग क्या होती है। इनवॉइसिंग क्या होती है। देखिए, इनवॉइसिंग शब्द का प्रयोग अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा व्यापक है, क्योंकि इनवॉइसिंग भी डिपेंड करता है कि हम किस डीलर से अपना सामान परचेज कर रहे हैं, रेगुलर से या कंपोजिशन से। तो जैसे कि यहाँ पे इनवॉइसिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि इनवॉइसिंग किसी भी टैक्स कॉम्प्लीमेंट्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसीलिए इनवॉइस के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। कह रहा है कि इनवॉइसिंग किसी भी टैक्स कॉम्प्लीमेंट्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसीलिए इनवॉइस के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। और जीएसटी में 2 प्रकार के इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीएसटी में जो है 2 प्रकार का इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है और कह रहा है कि इसमें टेबल दिया हुआ है। जैसे पहला दिया है आपका टैक्स इनवॉइस और दूसरा आपका दिया है बिल ऑफ सप्लाई। अब दोनों में आपको यह समझना है कि टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई किसके माध्यम से इशू किया जाता है। जैसे कि टर्नओवर के आधार पे मैंने डीलर को 2 भागों में डिवाइड किया, एक आपका कंपोजिशन और दूसरा आपका रेगुलर। लेकिन दोनों डीलर के बारे में बात करें तो कौन सा ऐसा डीलर है जो टैक्स इनवॉइस इशू करता है और कौन सा ऐसा डीलर है जो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। जैसे हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा जब कोई सेल करता है बिजनेस में तो जब वो रिसिप्ट निकाल के देता है, इनवॉइस निकाल करके देता है, तो सबसे टॉप में उसका लिखा होता है टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई लिखा होता है। आप किसी बिल पे ध्यान से देखिएगा, या तो टैक्स इनवॉइस लिखा होगा या बिल ऑफ सप्लाई लिखा होगा। तो किस कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई लिखेगा और किस कंडीशन में टैक्स इनवॉइस लिखेगा, वही आज की क्लास में समझना है। तो जैसे कि यहाँ पे पहले हम टेबल के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, देखिए टेबल यही दिया हुआ है आपका। देखिए कह रहा है कि जो टाइप्स ऑफ डीलर होते हैं उसके आधार पे इनवॉइस को बांटा गया। तो जैसे कि अगर कोई ऐसा डीलर है तो टाइप्स ऑफ डीलर में रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर यही दिया है ना। और इसके बाद से टाइप्स ऑफ गुड दिया है, टाइप ऑफ गुड्स। इसके बाद से टाइप्स ऑफ इनवॉइस। अगर रेगुलर डीलर किसी ऐसे गुड्स को सप्लाई करता है, किसी ऐसे गुड्स को सेल करता है जिसपे जीएसटी लगा, ध्यान दीजिएगा, अगर रेगुलर डीलर किसी ऐसे गुड्स को सेल करता है जिसपे जीएसटी लगा हो
तो वो जो इनवॉइस इशू करेगा उस इनवॉइस पे लिखा रहेगा टैक्स इनवॉइस। नहीं समझ में आया? अगर कोई रेगुलर डीलर कोई ऐसा गुड्स सेल करता हो जिसपे वो जीएसटी लेता हो, और वो जो इनवॉइस इशू करेगा उसके इनवॉइस पे लिखा होगा टैक्स इनवॉइस, कोई दिक्कत? जैसे कि मान के चलिए हम हो गए रेगुलर डीलर, हमने अपना बिजनेस रेगुलर डीलर की स्कीम में करवाया। कब करवाया होगा? तो 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा तब करवाया होगा। तो 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हमारा है, और हमने क्या किया, रेगुलर स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, और हम ऐसे गुड्स को बेच रहे हैं जिसपे हम जीएसटी लेने का काम कर रहे हैं, तो हमारे इनवॉइस जो हम प्राप्त करके, मतलब जो हम इनवॉइस प्रिंट करके देंगे, उस इनवॉइस के सबसे टॉप पे लिखा होगा टैक्स इनवॉइस। क्या लिखा होगा? टैक्स इनवॉइस लिखा होगा। पहला कंडीशन में कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए दूसरा जो दिया है, रेगुलर डीलर के लिए एग्जेम्प्टेड गुड्स दिया हुआ। अगर रेगुलर डीलर किसी ऐसे गुड्स को सेल करता है जिसपे जीएसटी बिल्कुल लगा ही ना, कोई ऐसा गुड्स सेल करता है जिसपे जीएसटी लगा ही ना हो, तो उसके बिल पे लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई। क्या लिखा होगा? बिल ऑफ सप्लाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलर डीलर होता है, अगर वो टैक्सेबल गुड्स को सेल करता है, अगर वो टैक्सेबल गुड्स सेल करता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऐसा गुड्स है जिसपे वो जीएसटी ले रहा है। और एग्जेम्प्टेड की बात किया जाए तो एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है कि जिसपे जीएसटी हो ही ना, बिल्कुल 0% के बराबर, जिसपे जीएसटी हो ही ना। समझ में आ रहा है ना? और ऐसे गुड्स को सेल कर रहा है जिसपे जीएसटी नहीं है, तो उसके बिल पे लिखा हुआ मिलेगा बिल ऑफ सप्लाई। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, अभी तो मैंने आपको केवल रेगुलर के बारे में बताया, अभी केवल मैंने किसके बारे में बताया? रेगुलर के बारे में बताया कि रेगुलर डीलर अगर टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा तो वो जो इनवॉइस इशू करेगा उसके सबसे टॉप में लिखा होगा टैक्स इनवॉइस। अगर रेगुलर डीलर किसी ऐसे गुड्स को सेल करता है जिसपे जीएसटी न लगा हो, उसके बिल पे लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब हमारी बात आती है कंपोजिशन डीलर की। किसकी बात आती है? कंपोजिशन डीलर की, मतलब 1.5 करोड़ से कम वाले की। तो कंपोजिशन डीलर के बारे में बताया जा रहा है कि अगर कंपोजिशन डीलर ऐसे गुड्स को बेचे जिसपे जीएसटी लगा हो, या ऐसे गुड्स को बेचे जिसपे जीएसटी लगा ही ना हो, दोनों ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? कंपोजिशन डीलर को दिया। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? इसमें बस यही आपको बताया जा रहा है कि जो कंपोजिशन डीलर होता है वो किसी भी गुड्स को बेचे मतलब उससे नहीं है, वो टैक्सेबल हो एग्जेम्प्टेड हो मतलब उससे नहीं है, दोनों ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई इशू करने का अधिकार केवल कंपोजिशन डीलर को ही दिया गया। अब ये नहीं कि टैक्सेबल गुड्स सेल करेगा तो वो टैक्स इनवॉइस लिख देगा, नहीं, टैक्स इनवॉइस उसी के बिल पे आएगा जो रेगुलर डीलर होगा। ध्यान दीजिएगा, सारे के बिल पे नहीं आएगा। जहां पर भी आपको टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ मिल जाए तो आप ये समझिए कि जिस बिजनेसमैन से आपने सामान परचेज किया है, जो अपनी सप्लायर से आपने परचेज किया है, वो रेगुलर के स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। और ऐसा आमतौर पे इनवॉइस पे देखने को मिलता भी है। आप कोई सामान वगैरह परचेज करते हैं तो उसमें आपको दिखता है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन वो कब मिलता है? तो जब अपना सप्लायर क्या करता है, किसी गुड्स को सेल करता है, तब वो जो इनवॉइस निकाल करके देने का काम करता है, तो उसी इनवॉइस के सबसे टॉप में लिखा रहता है कि वो बिल ऑफ सप्लाई है कि टैक्स इनवॉइस है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे 2 प्रकार का ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार का ऑप्शन आपका क्या दिया है। देखिए इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है और बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि किस डीलर के द्वारा कौन सा इनवॉइस इशू किया जाता है, ये मैंने बताया है ना। लेकिन ऐसे भी तो क्वेश्चन बनता है कि सर टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में अंतर क्या है, सर ये होता क्या है, क्वेश्चन आ सकती है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहला आपका आता है टैक्स इनवॉइस और इसके बाद से आता है बिल ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार दिया जाता है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवॉइस अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। अभी मैंने बताया है ना कि ऐसा रेगुलर डीलर है, अगर वो किसी ऐसे गुड्स को सेल करता है वो जिस पे जीएसटी ले रहा है, तो वो जो इनवॉइस बना करके देगा उसके इनवॉइस के टॉप में क्या लिखा होगा? टैक्स इनवॉइस लिखा होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब बिल ऑफ सप्लाई के बारे में बात करें तो कह रहा है कि बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित 2 कंडीशन में इशू करना होता है। कितने कंडीशन में? 2 कंडीशन में इशू करना होता है। कह रहा है कि जब रेगुलर डीलर के द्वारा एग्जेम्प्टेड गुड को सप्लाई किया जाए। एग्जेम्प्टेड जब शब्द आएगा तो आप ये समझिएगा कि इस पे जीएसटी बिल्कुल जीरो है, इस पे जीएसटी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कह रहा है कि जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए तो उसके इनवॉइस पे क्या लिखा रहेगा? बिल ऑफ सप्लाई लिखा। समझ में आ रहा है ना? उसके इनवॉइस पे क्या लिखा रहेगा? बिल ऑफ सप्लाई लिखा रहेगा। बस आप एक चीज समझिए, जिस इनवॉइस पे आपको टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ मिल गया, आप ये समझिए कि वो टैक्सेबल गुड्स है और किसके द्वारा सेल किया गया? तो रेगुलर स्कीम के द्वारा सेल किया गया, रेगुलर डीलर के लिए सेल किया गया, बाकी किसी और का हो ही नहीं सकता है। बस आप इतना समझिए। अब चलिए, इसके बाद से आता है कि जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए तब, जब कंपोजिशन डीलर या तो ऐसे गुड्स को सेल करे जिसपे जीएसटी लगा या ऐसे गुड्स को सेल करे जिसपे जीएसटी न लगा हो, ये दोनों ही केस में बिल ऑफ सप्लाई करने का अधिकार, बिल ऑफ सप्लाई इशू करने का अधिकार कंपोजिशन डीलर को दिया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी ऑफ इनवॉइस। अब इसको कैसे समझेंगे? इनवॉइस की कॉपियां कितनी होती है? तो देखिए, यहाँ पे इनवॉइस ऑफ कॉपीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कितने प्रकार के इनवॉइस होते हैं और किसकी क्या कॉपियां होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉपी ऑफ इनवॉइस, कॉपी ऑफ इनवॉइस में दिया है सप्लाई ऑफ गुड्स। जब हम किसी गुड्स को सप्लाई करते हैं, किसको सप्लाई करते हैं? किसी गुड्स को सप्लाई करते हैं, तो उस केस में 3 कॉपी आपका तैयार होता है। कितना? 3 कॉपी आपका तैयार। कब? जब हम गुड्स को सेल करते हैं तब। कौन कौन सी कॉपियां हैं? तो पहला कह रहा है कि ओरिजिनल इनवॉइस इशू फॉर रिसीवर रिसिपिएंट्स ऑफ गुड्स, यानी कि जो पहला जो होता है, जो ओरिजिनल वाला होता है, वो रिसीव करता है जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, सप्लायर, मतलब जो हमारे बिजनेस के रिसीवर, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट के रिसीवर होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के कस्टमर होते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए कि हमारा बिजनेस है पडरौना में, ध्यान दीजिएगा, हमारा बिजनेस है पडरौना में, ठीक है, और हमारा कस्टमर है गोरखपुर का। कहाँ का? गोरखपुर का। अब जैसे गोरखपुर वाला कहा कि हमको 25 पीस कीबोर्ड चाहिए, गोरखपुर वाला पडरौना से कहा कि हमको 25 पीस कीबोर्ड चाहिए, 25 पीस कीबोर्ड चाहिए। तो ये क्या करेगा? किसका हेल्प लेगा? पडरौना वाला ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेगा, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल भिजवाएगा। भिजवाएगा कि नहीं भिजवाएगा? जैसे कि मान के चलिए कि पडरौना वाला अगर इसको सेल करेगा तो सिंपल सी बात है, बीच में ट्रांसपोर्ट का ये हेल्प लेगा, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ये पडरौना का माल गोरखपुर तक पहुंचाने का काम कर सकता, करेगा कि नहीं करेगा? पडरौना से जो है अगर माल इसको गोरखपुर पहुंचाना है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेगा? ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेगा। अब देखिए, इसमें जो 3 कापियां जो बनेगी, यहाँ पे कह रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, अरे कीबोर्ड एक प्रकार का गुड्स ही तो है, बोलिए। तो जैसे कि हम सेल करेंगे, या कीबोर्ड ही मत मान के चलिए, कोई भी गुड्स आप मान करके चलिए, आप एग्जांपल मत लीजिए, कोई भी गुड्स अगर हम सेल करते हैं तो मान के चलिए कि एक पडरौना वाला है और एक दूसरा आपका गोरखपुर वाला है, और पडरौना वाला ये सेल कर रहा है किसको? गोरखपुर वाले को। तो जब गोरखपुर वाले को सेल करेगा तो बीच में आपका ट्रांसपोर्ट वाला आ जाएगा, इसी ट्रांसपोर्ट से ये माल भिजवाने का काम करेगा। तो अब एक चीज देखिएगा, तो जो ओरिजिनल इनवॉइस होगा, पहला नंबर का इनवॉइस ये गोरखपुर वाले को देगा। किसको देगा? गोरखपुर वाले को देगा। क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल इनवॉइस इशू फॉर रिसीवर रिसिपिएंट्स ऑफ गुड्स, मतलब इशू किया जाता है उसको जो गुड्स को रिसीव करता है। तो कौन रिसीव कर रहा है? गोरखपुर वाला। तो ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओरिजिनल इनवॉइस किसको मिलेगा? गोरखपुर वाले को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो हमारा कस्टमर,
क्योंकि हमारा वो कस्टमर है। और कह रहा है कि डुप्लीकेट कॉपी क्या होती है, तो कह रहा है कि इशू फॉर ट्रांसपोर्टर, ये ट्रांसपोर्टर को देगा ताकि ये माल पटरोना से ले जाकर के गोरखपुर आसानी तरीके से पहुंचा सके। समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद से कह रहा है कि ट्रिपलेट कॉपी, और ये कह रहा है कि रिटेन बाय द सप्लायर, और ये रहेगा जिससे ये परचेज करेगा। नहीं समझ में आया। जैसे देखिए, ये पटरोना वाला बिजनेसमैन है और ये गोरखपुर वाला बिजनेसमैन है। गोरखपुर वाला कहा कि हमको जो है कुछ गुड्स आपसे खरीदना है, ठीक है, कोई सा भी गुड्स आपको मतलब हमसे मतलब कह रहा है कि हमारे पास कुछ गुड्स नहीं है जो हम आपसे खरीदना चाहते हैं। तो मान के चलिए कि ये पटना वाले के पास आया, अपना जो भी बिल वगैरह बनवाना था उन्होंने बनवा लिया, और बनवाने के बाद उसका ओरिजिनल रिसिप्ट इसको गोरखपुर वाले को मिल गया। फिर अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो ट्रांसपोर्टर का हेल्प लेकर के और ये गुड्स वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। तो एक तो रसीद इसी को दे दिया गया है, एक तो कॉपी इसी को दे दिया गया है, बचा है दो। अगर ये ट्रांसपोर्ट को जब तक ये दूसरा नंबर का कॉपी नहीं देगा तब ट्रांसपोर्ट ला करके माल कहाँ उतारेगा। समझ में आ रहा है ना। तो उसको भी कॉपी चाहिए ना मैचिंग करवाने के लिए कि आपका माल आया हुआ है कहाँ उतरेगा। तो वो लेकर के जाएगा ट्रांसपोर्ट वाला, तो अपने इनवॉइस से उसकी इनवॉइस को मैचिंग करवाएगा। अगर इनवॉइस सही है तो माल वहां पे गिरा करके चला आएगा। और एक अपना सप्लायर के पास रहेगा ताकि अगर कस्टमर को कोई दिक्कत हो तो आकर के अपना मैचिंग करवा सके। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे कि मान के चलिए कि किस रेट में मैंने कितने रुपए का माल खरीदा था, उसका रिसिप्ट तो इसको भी मिला हुआ है और इसको भी तो मिल गया, और ये तो ट्रांसपोर्ट वाला के लिए रखता है या वहां जमा भी कर देता है। लेकिन अगर इसको बीच में कोई दिक्कत आती है गोरखपुर वाले को, तो ये पूछने का काम किससे करेगा, पटरोना वाले से, क्योंकि सप्लायर वही है। अगर कोई इनवॉइस मैच नहीं कर रहा है तो वहीं से आकर के समझेगा कि सही है कि नहीं है, मतलब इतना डेट में मैंने इतना रुपए का सामान आपसे परचेज किया था कि नहीं किया था। सारे सामान ऐसे थोड़ी ना कि कैश के बेस पे खरीदे जाते हैं, कुछ उधार भी होता है। तो उधार का मैचिंग करवाने के लिए हम वही इनवॉइस लेकर के जाते हैं जिसकी मैचिंग करवाते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो तीन कॉपी जो बनती है, पहली कॉपी इसकी होती है जो कस्टमर होता है जिसको हम सेल कर रहे हैं, और दूसरी कॉपी हम ट्रांसपोर्ट को दे देते हैं क्योंकि इसी के माध्यम से हमको गुड्स भेजवाना होता है, और जो तीसरी कॉपी होती है वो सप्लायर के पास होता है जो गुड्स को सेल करने का काम करता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए अगला जो दिया है वो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अभी तो केवल गुड्स की बात हो रही थी, अब अगर हम किसी सर्विस को सप्लाई करें तो जैसे कि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एक प्रकार का सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ध्यान दीजिए। तो इसकी दो कॉपी बनती है, एक ओरिजिनल कॉपी और दूसरा डुप्लीकेट कॉपी। एक ओरिजिनल कॉपी और दूसरा डुप्लीकेट कॉपी। जैसे कि आप फीस जमा करते हैं तो एक आपको रसीद मिलती है, रसीद मिलती है कि नहीं मिलती। तो ये रसीद, मेन रसीद तो आपके पास हो गई, उसकी कार्बन कॉपी हम लोग अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं ताकि कल की डेट में अगर आपका रसीद खो जाए तो आप आसानी तरीके से बस लेजर नंबर बताएं, रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं, तो पूरा कंप्यूटर में पोस्ट होता है, उसके माध्यम से आसानी तरीके से ट्रैक किया जा सके। तो ये सर्विस के केस में दो प्रकार के इनवॉइस इशू होता है, एक आपका ओरिजिनल और दूसरा आपका डुप्लीकेट। ओरिजिनल उसकी होती है जो फीस जमा करता है, डुप्लीकेट उसके लिए होता है जो पैसा रिसीव करता है। किसी को कोई दिक्कत, तो यही इनवॉइस आपके जो है, यही आपके कॉपी ऑफ इनवॉइस होते हैं, और इसी को बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझना जीएसटी। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, कोई दिक्कत है किसी को।